नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें जीतने के बाद यह तो साबित हुआ है कि एमपी के मन में मोदी है। संयोग यह है कि ठीक 40 साल बाद अब 2024 में एक बार फिर एमपी क्लीन स्वीप हुआ है। अब की बार बीजेपी का दांव एमपी में खूब चला। इसके साथ ही सबसे बड़ा उलटफेर छिंदवाड़ा में दिखा, जहां कांग्रेस का किला ढह गया। इस सीट पर बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार नकुल नाथ को 1,13,000 से ज्यादा वोटों से फटकनी दी। मध्य प्रदेश में मोदी फैक्टर के साथ और कौन सी चीजें बीजेपी के पक्ष या कांग्रेस के खिलाफ काम कर गई, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। मगर उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए इस लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया है। 1980 से 2024 तक हुए अब 12 आम चुनावों में यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश के वोटर्स ने सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाया हो। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था। उस समय मध्य प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें थी, लेकिन सन 2000 के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद सीटें कम हुई। अब की बार बीजेपी का दांव मध्य प्रदेश में खूब चला। इस बार सभी केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। ऐसा हमारा अपने सामने कोई रिकॉर्ड बना है और ऐसा रिकॉर्ड बना भाई साहब, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, माननीय प्रभात जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि अब इसके बाद तोड़ने के लिए कांग्रेस से किसी पार्टी का कुछ बचा ही नहीं। 29 के बाद 29 की 29 सीट कुछ बचता है क्या? इतना जबरदस्त रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड भी भाई साहब मैं देख रहा था आंकड़े, तो जोड़वा की लगा कि मैं दर से सोचू बोलूं तो क्या बोलूंगा। 11 लाख जोरदार तालियां इंदौर के लिए। 11,11,000 आप माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, जोरदार तालियां 8,21,000। ऐसा लग रहा कि हमारे सारे सुमन, जैसे किसी को अपन नेक देते ना, सुमन की तरफ से देते हैं, तो वो आंकड़ा भी मिला के दिया है, इसमें कोई कम नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस बड़ी जीत को लेकर जो फैक्टर्स दिखाई देते हैं, उनमें सबसे पहले मोदी की गारंटी की बात की जा सकती है। पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने जहां जहां भी प्रचार किया, वहां वहां अपनी यानी मोदी की गारंटी का जिक्र जरूर किया। मध्य प्रदेश के मन में मोदी लोकसभा से पहले से ही विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जोर शोर से अपने कैंपेन में स्लोगन चलाया। जो आज तक का इतिहास बना है, ये इतिहास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप सबको ध्यान में है कि विधानसभा के चुनाव में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। इस अभियान को लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उस काम को भी जनता ने आज आशीर्वाद दिया है। देश के उत्तर से लेकर के पूर्व पूरे चारों क्षेत्रों में, देश के अंदर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां पर आप देखेंगे कि उड़ीसा में भी सरकार बन रही है, अरुणाचल के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी वो जनता का अखिल भारतीय संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जनता का आशीर्वाद आज मिला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान 8 सभाएं और 2 रोड शो किए थे। मगर क्या पीएम मोदी को ही एमपी क्लीन स्वीप का क्रेडिट दिया जाए या फिर कुछ और फैक्टर्स ने किया है काम, ये भी सवाल है। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में राजपाल सिसोदिया जी हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस से राजकुमार केलू जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार आत्मदीप जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आत्मदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी पार्टी को, क्योंकि क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में आपने किया है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स आपको लगते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में काम कर गए? क्या सिर्फ मोदी की गारंटी थी जिस पर जनता ने एतबार किया, या पीछे की वजह कुछ और भी है?
जी, माफ कीजिए राजपाल जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं राजपाल जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। राजकुमार केलू जी का मैं तब तक रुक कर लेता हूं। राजकुमार जी, बीजेपी ने तो क्लीन स्वीप कर दिया मध्य प्रदेश में। जब काउंटिंग से पहले हम चर्चा में बैठते थे, कांग्रेस का लगातार यही अनुमान होता था कि 10 से 15 सीटें तो कांग्रेस की कहीं नहीं है। लेकिन फिर ऐन मौके पर आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ कि नतीजे जो थे वो आपकी पार्टी की अपेक्षा के उलट साबित हुए? लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा जी जो रीति नीति और सत्ता जी जिसको कहना चाहिए उपयोग संसाधनों का, वो सर्वाधिक भाजपा करना बहुत अच्छे से जानती है। जी और कई चीजों का उपयोग दुरुपयोग का जो आप लगातार देख रहे हैं, फिर उसके बाद डराना धमकाना, किसी भी प्रकार से दबाव बनाना, इन सब प्रक्रियाओं से उलझने सुलझने के बाद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जी लगातार बूथों पर खड़ा रहा और संघर्ष। बहुत विपरीत परिस्थिति है इस समय विकास जी। उसके बाद भी हम बहुत खुश हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उन बूथों पर रहा और लगातार संघर्ष में रह के 29 सीटों पर, जिनमें पहले हम लड़ाई लड़ रहे थे, फिर बाद में हमारा एक प्रत्याशी, तो जिस प्रकार से इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जो हुआ वो प्रदेश ने और देश ने और जनता ने देखा। और एक सीट जो हमारी गठबंधन में थी, ऐसा हम 27 सीटों पर हमारे कांग्रेस प्रत्याशी बहुत अच्छे लड़े और कुछ सीटों पर हम पहले जिन परिणामों पे थे 2019 में 14 में, उनसे बहुत अंतर हम लोगों ने कम किया। तो ये संगठन का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा और सब जगह इस विपरीत परिस्थिति में प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तालमेल के साथ संगठन के हमारे प्रदेश कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस के नेताओं के साथ समन्वय के साथ चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी लड़ाई मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड़ी। चलिए, तो कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत संतुष्ट है। राजपाल जी, आपकी बात रखें। जी राजपाल जी। में भिन्न भिन्न तरह के फ्लावर्स मिलकर और एक सुंदर स्वरूप होने का काम हुआ। जी मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, जहां पर एक तरफ केंद्र की सरकार के द्वारा गरीब कल्याण के कार्य, निर्माण और विकास के कार्य, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र के कार्यक्रमों को लागू करना और मध्य प्रदेश के स्वयं के कार्यक्रम भी गरीब कल्याण के उसमें देना। जी जैसे कि किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार देती है, तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी 6,000 रुपए प्रतिवर्ष का अंश मिलाकर ऐसे करके 12,000 प्रतिवर्ष किसान परिवार को देने का काम किया। ऐसी कई सारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों के बीच में हम थे। वहीं देश की जनता ने, विशेष करके प्रदेश की जनता ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार की स्थापना के समय, जब भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता आधारित है, इसने अपनी स्थापना के समय पे जो वचन दिए थे, जो संकल्प लिए थे, जी यथा राम मंदिर का निर्माण, यथा 370 धारा का हटाना, ये तमाम वैचारिक को भी हमने पूर्ण करने का काम किया। तो हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक विश्वसनीय राजनीतिक संगठन बनकर उभरे। प्रदेश की जनता ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति विश्वास रखा, भरोसा रखा और उस विश्वास भरोसे को ही हम इस चुनाव में देख पाए। निश्चित तौर पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विश्वास था, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी थी, तीसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, ऐसा कुल मिला के एक तमाम सब तरह का एक गुलदस्ता जो बना, वही गुलदस्ता आगे जाकर इस प्रकार की प्रचंड जीत में बदला। 29 की 29 सीट हमने मध्य प्रदेश में जीतने का काम किया। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सफलता है
वहीं कांग्रेस की विफलता यहाँ यह रही कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह जीतू पटवारी अपनी कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए थे, बिना कार्यकारिणी के चुनाव के बीच में थे। 29 में से 27 स्थान पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और 27 स्थानों पर भी केंद्रीय नेतृत्व उनका कहीं नहीं था। ऐसा लग रहा था 27 प्रदेश हो गए, 27 विधानसभा नहीं थी, 27 प्रदेश थे। वहां के हर जगह के प्रदेश अध्यक्ष अलग थे, हर जगह के केंद्रीय अध्यक्ष अलग थे, हर जगह का एजेंडा अलग था, हर जगह का चुनावी कार्यक्रम अलग था। कुल मिला के कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ी ही नहीं, कांग्रेस चुनाव में थी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को अच्छे से लड़ा, साथ साथ में जनता के बीच में गए, हमारे कार्यकर्ता लाभार्थियों के बीच में गए, हितग्राहियों के बीच में गए और हमने जो विकास के कार्य किए थे वो हम जनता को बताने में सफल हुए और उन्होंने हम पर विश्वास करने का काम किया। ये भाजपा पे जो भरोसा हुआ है मध्य प्रदेश में, मोदी की जो गारंटी चली है, यही हमारा जीत का मुख्य आधार है। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता ने इस बात का स्पष्ट मैंडेट दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तीसरी बार फिर से तरक्की करे, तीसरी बार मोदी जी शपथ ले और ये देश पुनः विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिस्थापित हो। चलिए, तो बीजेपी अपनी जीत से बहुत ज्यादा उत्साहित है आत्मजीत जी, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की मानी जाए और जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस थी इस पूरी लोकसभा चुनाव में, उसे आपका आकलन किस तरह से देखता है? 10 मिनट लगे। इस लोकसभा चुनाव में जी 2-3 चीजें स्पष्ट हुई हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में जी यह स्पष्ट हुआ है कि लोकसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई और दल प्रासंगिक नहीं रह गया है जी। इन दोनों दलों के अलावा जिन भी अन्य दलों के उम्मीदवार मैदान में थे उनमें से अधिकांश की जमानत जब्त हुई है। दूसरा, दोनों राज्यों में दोनों पार्टियां, मुख्य पार्टियां, प्रतिद्वंदी पार्टियां यानी कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने नेतृत्व परिवर्तन का प्रयोग किया जी। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष युवा वीडी शर्मा को बनाया और फिर विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह जी की जगह नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में साई साहब को मुख्यमंत्री बनाया जी। ये नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी के लिए फलदायी सिद्ध हुआ। इस चुनाव के परिणामों को देखें तो भाजपा का ये प्रदेश अध्यक्ष जो युवा हैं और नए मुख्यमंत्री दोनों के परिश्रम को अच्छा परिणाम मिला है। लेकिन कांग्रेस ने बहुत अरसे के बाद मध्य प्रदेश में नेतृत्व में पीढ़ीगत परिवर्तन करने की बहुत अच्छी पहल की जी। कमलनाथ जी की जगह युवा विधायक जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और युवा उमंग सिंगार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। लेकिन ये दोनों पदों पे जो नया नेतृत्व लाया गया ये अपनी भूमिका में सफल नहीं हो पाए। यहाँ तक कि जीतू पटवारी जी अपने गृह क्षेत्र इंदौर की सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही कायम नहीं रख पाए, उसने भाजपा के प्रभाव में आके मैदान छोड़ दिया। और उमंग सिंगार जी अपने गृह क्षेत्र की रतलाम सीट पर जी भी अपनी पार्टी की लाज नहीं बचा पाए। वहां कांतिलाल जी भूरिया जैसे कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार जो उस सीट से कई बार जीत चुके वो मैदान में थे, लेकिन उनको भी बहुत बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। तीसरी बात यह है कि दोनों पार्टियों ने चुनाव पूरे दमखम से लड़ा है, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व और बीजेपी के मुद्दे, इन सब ने इस चुनाव में अपना पूरा असर दिखाया है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में न कांग्रेस का नेतृत्व चला है राष्ट्रीय और प्रादेशिक, और न ही कांग्रेस का कोई मुद्दा जनता पे असर छोड़ पाया है जी। एक बहुत बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की दृष्टि से कि एक तो उसका नया नेतृत्व इस चुनाव में कोई कमाल नहीं दिखा पाया। दूसरा, जो पुराना नेतृत्व था जी उसको भी जनता ने खारिज कर दिया है। जैसे दिग्विजय सिंह जी अपने गृह क्षेत्र की राजगढ़ सीट पे ही बहुत बड़े अंतर से वो मात खा बैठे जी। इसी तरह, जबकि वो पूरे समय चुनाव में भरी गर्मी में उन्होंने, दिग्विजय सिंह जी ने बहुत हार्डवेयर मेहनत की और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में ही वो लगे रहे। इसके बावजूद बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा था कि ये शायद मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, कि इमोशनल अपील भी उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन न जाने क्यों जनता ने उस अपील को स्वीकार नहीं किया। क्या वजह मानते हैं आप राजकुमार केलू जी कांग्रेस की इस हार के पीछे? क्या, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि पार्टी में
बिखराव की स्थिति लगातार बनी हुई थी। क्या संगठन में कसावट नहीं थी, इस वजह से ये बड़ी हार हुई? बड़ी हार तो हम अब इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि जीतू पटवारी जैसा युवा नेतृत्व जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिला, वहीं उमंग सिंगार जी जैसा आदिवासी नेता, युवा नेतृत्व जो बोलने में भी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने में युवा कांग्रेस के माध्यम से जो उनका उद्वार आगे आए थे, वो लगातार सदन तक पहुंचे और वो बहुत अच्छे से अब निश्चित रूप से आगे सत्ता और सदन में हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात रखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक चुनाव परिणाम की बात है, तो चुनाव परिणाम तो प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस की सत्ता थी, उसके बाद हम लोग 28 लोकसभा सीटों पर पीछे थे, सिर्फ एक लोकसभा सीट जीती थी। हमारा जो प्रयास था उसमें इस बार आप देखिए बालाघाट देखिए, मुरैना देख लीजिए, सतना देख लीजिए, जो 1 लाख से कम पर आ गए। तो वोटों का अंतर कम पड़ा। नर्मदापुरम में देख लीजिए, जहाँ 5-5, 5.5 लाख थे, 5-4 लाख, 4.5। तो हर जगह वोट प्रतिशत कांग्रेस का बड़ा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करी है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के संगठन के लिए जीतू पटवारी जी ने चुनाव परिणाम के आने वाले दिन 4 तारीख को पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्पष्ट भी किया कि हम संगठन में सुधार भी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो जिस चीज की कमियां रही है हम उसको पूरा करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश में मैं ये मानता हूं कि मोदी जी के युग का अंत हो गया है। मोदी जी को मां गंगा ने बुलाया था जब भारी मतों से जिता के बुलाया था, लेकिन अब जब भिजवाने की बात करें तो 1,52,000 से वो जीते हैं मात्र। हम तो अमित शाह जी को बधाई देते हैं, शंकर लालवानी जी को देते हैं, शिवराज जी को देते हैं कि ये बड़े नेता है उनसे, कि जिनको जनता ने आज भी जनहित के लिए माना, लेकिन इनको नकारा है। तो अब तो नैतिकता के आधार पर मोदी जी को खुद को अब गंगा जी की सौगंध खाकर विदा लेना चाहिए और अब आराम करके जो उनको जनादेश है जो देश में जनमत का, वो जनता के बिल्कुल उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के साथ तो नहीं है, क्योंकि पूरा चुनाव मोदी सरकार अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार, फिर भाजपा सरकार। लेकिन जैसे चुनाव परिणाम आने चालू हुए तो 2 बजे के बाद हमारा एनडीए, हमारा एनडीए। तो हम राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें आईएनडीआईए गठबंधन को बहुत अच्छे तरीके से, खड़गे जी, माननीय सोनिया जी, प्रियंका जी, सबने हमारे आईएनडीआईए के जितने गठबंधन के नेता लोग, उन सभी को सम्मान के साथ सीटों के साथ शेयरिंग करी, उनके साथ संवाद किया, उनके साथ रैली की, उनके साथ सतत संपर्क किया, जिसका परिणाम आप देख लीजिए कि एग्जिट पोल को भी एग्जिट कर दिया जनता ने, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये होता है जनमत, और देश की जनता और जनमत आज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति खिलाफ है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ है। और ये आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, वो बिल्कुल इन भावनाओं पे, मुद्दों पे, मैं इसी पर आने वाला था राजपाल जी। जैसा कि कांग्रेस भी कह रही है कि मध्य प्रदेश में तो राजपाल जी आपने किया है, लेकिन जो दूसरे राज्य हैं वहां पर, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या हम फिर वाराणसी संसदीय क्षेत्र की ही बात करें, क्यों बीजेपी को वहां पर जो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम थे वो नहीं मिल पाए? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं बात को यहां से शुरू करता हूं कि अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की हार को वो बड़ी हार नहीं मानते हैं। बेशर्मी की हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। 0 हो गई कांग्रेस और उसको भी हार नहीं मान। तो भैया हार क्या होती है ये समझा दो जरा हमको, और जीत क्या होती है ये समझा दो फिर हमको। 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है जी, और 29 की 29 सीट कांग्रेस हारती है, और कह रहे कि हम तो इसको हार ही नहीं मानते। तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इससे आगे कांग्रेस के लिए, उनके मानसिक स्तर के बारे में। एक बात। दूसरी बात फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रेज करा कि भाई बाकी जगह क्या है। तो मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूं जी, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा।
बाकी जगह की बात करने के लिए फिर केंद्रीय स्तर के प्रवक्ता को आपको बिठाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात आपने ये कही, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि मोदी जी को तो हक ही नहीं बैठने का। अब तो भैया किसको हक है? तुम 99 सीट लाए, कांग्रेस कितनी है? 99, 3 अंक पे भी नहीं पहुंच पाई। 37 दल मिलके 233 लाते हैं। कितने? 37 मिलके 233, हम अकेले 240 पे है जी। उसके बाद भी ये हमसे बात करेंगे और इस तरीके से बात करेंगे, मोदी जी के बारे में बात करेंगे। अरे भाई, आप बुरी तरह हारे हो। 37 जने एक साथ मिलके भी भारतीय जनता पार्टी की बराबरी नहीं कर पाए हो। एक भी दल ऐसा नहीं है इनके पास, इनके आईएनडी गठबंधन में, आऊंगा राजकुमार जी फिर आप, जिसके पास 3 डिजिट में कोई सीट आई हो। कोई 17 है, कोई 16 है, कोई 37 है, कोई आखिरी 99 है, एक कम 100। ठीक है। और ये बात करते हैं हमारी। और आज अगर एनडीए बहुमत में है तो वो सरकार बनाएगा। तुम्हारे पास बहुमत हो तुम बना लो सरकार, किसने रोका तुमको? पर खाली इधर उधर की बात करना, देश को गुमराह करना, और उसमें कांग्रेस सफल हुई है। इसलिए क्या बोला इन्होंने कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। गुमराह कर दिया ना आपने उन जातियों को जो आरक्षण का लाभ ले रही है। आपने क्या बोला कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, बांट दिया ना समाज को आपने चुनाव के समय में। देखिए, इस प्रकार की बातें करके, लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके, मध्य प्रदेश में भी 2018 में भ्रम की स्थिति हुई थी। एक हम सब तरह के कर्जे माफ करेंगे 1, 2, 3, 4, 8, 10 दिन में, हुए क्या? पर गांव का भोला भाला किसान, मेरा वो अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, वो भ्रम में आ गया कि भाई कमलनाथ जी जैसा बड़ा आदमी आके कह रहा है, राहुल बाबू जैसा बड़ा आदमी आके मंदसौर में बोल रहा है जी, तो ये करेंगे यार, करेंगे तो दे दो एक बार, देखिए इनको मौका। क्या हुआ नतीजा? 18 महीने मुंदे मुंह गिरे ना, ये देखा ना अपने देश की, प्रदेश की जनता ने। अब देश को भ्रमित करा इन्होंने। महिलाओं को 8,500 रुपये महीना दे, कहां से देगा भैया? घर से लाके देगा तेरे? कहां से लाके देगा? 8,500 रुपये महीना देंगे युवा को, कहां से दोगे? कहां से दोगे? कितने युवा है? जोड़ बाकी लगाया जरा कि कैसे दे दोगे? हमारे टैक्स पे दे दोगे? कुछ भी बात करोगे, भ्रमित करोगे। ये भ्रम कहीं कहीं चल गया। ठीक है। कहीं कहीं ये भ्रम चल गया जी, तो ये स्थिति बन गई। अन्यथा ये 44 से भी कम जाने वाले थे, पर भ्रमित करके 99 तक पहुंच गए हैं। पर इनको एक मिलके 0 नहीं मिलेगा, इनको 0 होगा आने वाले समय में। इसलिए 0 होगा, इसलिए 0 होगा कि देश की जनता को समझ में आएगा कि इन्होंने गुमराह करा। जब 5 साल में हम आरक्षण का और किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जब हम 5 साल में देश को, ठीक है, जनता को भ्रमित करके ये अंक का जवाब दीजिए राजकुमार जी। बिल्कुल, जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। पहले उन्होंने 2014 में कुछ बोला, 19 में कुछ बोला, 23 में कुछ, परंतु जनता समझ चुकी है। और जनता ने धार्मिकता को और बाकी चीजों को नकारते हुए उन्होंने वाकई राहुल गांधी जी और कांग्रेस के न्याय पत्र संकल्प के बराबर संविधान की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखा कि बेरोजगारी, किसानों की समस्या, युवा महिलाओं की समस्या, इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने जो मत दिया है उनको। और धन्यवाद हमारे साथी प्रवक्ता जी जो ये कह रहे हैं 17 और 13 सीटें लाने वाले दलों को ये दल नहीं मानते। तो देखिए, अभी अहंकार जी के 240 सीट होने के बाद ये तेलुगु देशम दल भी अपने हिसाब से, ये इनको कोई मायने नहीं रखते कि उसने कितनी सीट लाया, जेडीयू ने क्या सीट लाया, इनको कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये बार बार समय के हिसाब से सीट देते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए उन्होंने चंद्रबाबू नायडू जी के साथ उस समय क्या किया था और नीतीश कुमार जी के साथ क्या किया था, और वही बात अब फिर आ रही है कि ये 10, 12, 13, 15, 17 सीटों को कोई बड़ा नेता नहीं मानते दलों को। तो बड़े आंकड़े मैं के अलावा किसी पर नहीं चलते, इसलिए ये 300 से सीट से नीचे आके ये 240 सीटों के पास सिमट गए। तो ये जनता ने, इनको अहंकार का अंत हुआ है, अत्याचार को जवाब मिला है। और जो शासन प्रशासन के साथ मिलकर ये
जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ मिलकर जो ये कर रहे थे का आरोप हमेशा ही इन्होंने जब आत्मदीप जी CBI कांग्रेस लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन आत्मदीप जी अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उभरने के लिए क्या तैयारियां करने की जरूरत है, किस ओर अब सबसे ज्यादा संगठन को ध्यान देने की आवश्यकता आप देखते हैं? इसका जी आत्मदीप जी। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, पिछले विधानसभा चुनाव परिणामों में भी और इस लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जी जनता ने दोनों राज्यों की जो मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में काम किए गए और जो भाजपा की राज्य सरकार के नेतृत्व में काम किए गए मध्य प्रदेश में, उनके प्रति अपने वोट के जरिए संतोष जताया है। दूसरी ओर विपक्ष ने जितने भी मुद्दे उठाए जिनका अभी भाजपा प्रवक्ता ने जिक्र किया, उन सबको खारिज किया है। यहाँ तक कि जो रेवड़ियां बांटने के जितने वादे किए थे उनको भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने नकारा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 67-68% औसत वोटिंग होने के बाद भी बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 59% के आसपास पहुंच गया है। ये डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि आपको, जहां हमारे देश में ज्यादातर उम्मीदवार आधे से कम प्रतिशत मतलब 50% से कम वोट के आधार पर जीतते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थिति अलग है। यहाँ बहुत बड़े मार्जिन के साथ ज्यादातर उम्मीदवार 55,000 से ऊपर से जीते हैं और लाखों से जीतने वाले तो करीब 13 उम्मीदवार हैं। देश में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश में बना है जी। तो यहाँ दोनों राज्य के मतदाताओं की मानसिकता इस परिणामों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है जी संगठनात्मक नेटवर्क का, जो बीजेपी के पास है लेकिन कांग्रेस के पास नहीं है। बीजेपी के पास एक और खास उसको विशेष लाभ इस बात का है कि उसके पास एक पूरक नेटवर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी है, जो जहां भी गड्ढे रह जाते हैं बीजेपी के स्तर पे उनको भरता हुआ चलता है और चुपचाप काम करता है। तो नेताओं के दौरे, सभाएं, रोड शो, इन सब के मामले में भी दोनों राज्यों में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के नेता बहुत आगे रहे हैं। और बूथ प्रबंधन की जो रणनीति बीजेपी की है उसको कांग्रेस ने कहा था कि हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको भी सफलता मिलेगी, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे उस तरीके के समर्पित कार्यकर्ता उनके पास नहीं है। और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के जनहितैषी कामों ने भी इन चुनाव परिणामों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जो एक और बात जो कुछ राज्यों में बीजेपी के विपरीत गई है, कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तोड़ के अपने पार्टी में शामिल करना, जिससे पुराने कार्यकर्ता नाराज हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में रणनीति मुफीद साबित हुई है। नरोत्तम मिश्रा जी जो ये नए दूसरे पार्टी के लोगों को तोड़कर बीजेपी में लाने के मिशन के प्रभारी थे, उन्होंने 1 लाख से ऊपर कांग्रेसियों को बीजेपी में लाने की बात कही है चुनाव से पहले। मध्य प्रदेश में तो यह रणनीति उनकी मुफीद साबित हुई, ऐसा चुनाव परिणाम बताते हैं जी। और एक और ये भी स्पष्ट हुआ है कि जहां भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा गई, वहां उसका पार्टी को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई लाभ नहीं मिला है। जी चलिए, तो कांग्रेस को फिर से संगठन को मजबूत करने की जरूरत है और जैसा कि कहा भी जाता है कि महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो बीजेपी इन जिम्मेदारियों का किस तरह से निर्वहन करती है ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।